नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इतिहास की इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले सालों में एग्जाम में आए हैं। और ये आपकी मौर्यकाल या मौर्योत्तर काल की जो क्लास रहेगी, ये चौथे नंबर की क्लास है। इससे पहले भी आपकी 3 क्लासें मैं इसकी कंप्लीट करा चुका हूँ। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखी, प्लीज उन क्लासों को भी जरूर देख लें। तो ये आपके प्राचीन काल के हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं जो पिछले सालों में एग्जाम में आए हैं, यूजीसी नेट में, पीजीटी, टीजीटी में। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सभी में जितने भी क्वेश्चन इतिहास से संबंधित आपको देखने को मिले हैं, वे सभी के सभी आपको मैं यहाँ पर हल करा रहा हूँ, उनके आंसर आपको बता रहा हूँ और उनको विस्तार से व्याख्या के साथ आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है जी। इसके अलावा मध्यकालीन भारत में भी मैं आपको दिल्ली सल्तनत के आपके क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा चुका हूं। मुगल वंश आपको उसमें चल रहा है, तो मुगल वंश की उसमें क्लासें मैंने स्टार्ट कर दी हैं। मुगल वंश उसमें आपका चल चुका है। तो कुल मिलाकर आपका प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, ये 2 पोर्शन तो लगभग आपके एग्जाम तक मैं पूरे करा ही दूंगा। और अगर आगे समय मिला तो आधुनिक भारत के भी आपको क्वेश्चन कराने का उसमें प्रयास किया जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि 28 तारीख को पेपर है और उससे पहले पहले जितने भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं वे सभी आपको कराने का इसमें प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि ये एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है आपको, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प आपको करने वाले हैं। इससे बहुत ज्यादा मदद आपको मिलेगी। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करें भाई। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आप लोगों को जो है संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर, संसार अकेडमी, SANSAR, संसार अकेडमी, ACADEMY, संसार अकेडमी। वैसे मैंने इसका लिंक आपका जो है टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखा है पोस्ट में। टेलीग्राम चैनल पर भी, सॉरी, यूट्यूब चैनल पर भी मैंने संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपलोड कर दिया गया है। तो वहां से भी आप ले सकते हैं, या फिर आपका टाइप करके टेलीग्राम चैनल पर टाइप करके भी आप इस चैनल पर जा सकते हैं और वह चैनल को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा वहां पे आपको जो है पेपर 1 और पेपर 2 की बहुत सारी पीडीएफ, आपको जितनी भी मैं आपको करा चुका हूँ, लगभग उनमें से आधे से ज्यादा मैं आपको उस पर अपलोड कर चुका हूँ और कुछ आपकी अपलोड कर दी जाएगी, की जा रही है भाई। ठीक है, क्योंकि उन पर काम चल रहा है। ठीक है, तो वे पीडीएफ आपको अपलोड कर दी गई है। ठीक है, तो वहां से आप लोग उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? बताओ भाई, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश के द्वारा शासन किया गया था? आप सभी जानते ही हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लगभग 322-323 ईस्वी के आसपास चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। किसकी भाई? मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। और नंदवंश के अंतिम शासक की अगर मैं बात करूं, तो नंदवंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था भाई घनानंद। घनानंद की हत्या करके ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, या पाटलिपुत्र में या मगध के क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वो देखते हैं जी कौन सा है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? सप्तांग का जो सिद्धांत दिया गया है अर्थशास्त्र में, उसमें कौन सा शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। देखो भाई, सप्तांग की अगर बात करूं, सप्तांग का जो 7 सिद्धांत दिए गए हैं, राजा के लिए जो 7 आदेश दिए गए हैं सप्तांगों में, तो वे कौन कौन से होंगे? नंबर 1 पर अगर मैं बात करूं तो दिया गया है भाई क्या? स्वामी। स्वामी का मतलब यानी कि राजा से है। स्वामी का मतलब राजा से है। दूसरे की अगर बात करें, दूसरा जो सप्तांग कहा गया है वो अमात्य या अमात्य कहा गया है। अमात्य मतलब कि मंत्री को कहा गया है। अमात्य, अमात्य कहा गया है। नंबर 3 पर अगर बात करें, नंबर 3 पर अगर मैं बात करूं इसके बाद, तो एक राष्ट्र दिया गया है। राष्ट्र का सिद्धांत दिया गया है सप्तांग में ही। इसके अलावा नंबर 4 पर आप लिख सकते हो दुर्ग। दुर्ग यानी कि किला, दुर्ग का उल्लेख इसमें किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें नंबर 5 पर अगर मैं आपको कहूं, तो बल, बल मतलब की शक्ति, बल का प्रयोग किया गया है। नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, तो नंबर 6 पर कोष, कोष यानी कि जहां पर आपका पैसा होगा, धन जो होगा, जो संपत्ति होगी, इसका भी उल्लेख किया गया है। और सातवां बताया गया भाई मित्र को, सातवां बताया गया है मित्र को, सातवां बताया गया किसको? मित्र को। इन 7 जो है सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र जो पुस्तक है कौटिल्य की। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो उल्लेख नहीं हुआ किसका भाई? उल्लेख नहीं हुआ किसका, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका प्रेस प्रेसा जो दिया गया है आपका सी ऑप्शन, इसका उल्लेख नहीं दिया गया। स्वामीन का मतलब स्वामी है। दुर्ग का भी उल्लेख किया गया है और मित्र का भी उल्लेख किया गया है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही काल क्रम में है? सही काल क्रम में यानी कि सबसे पहले कौन सा वंश आया, उसके बाद कौन सा वंश आया। देखिए भाई, सबसे पहले आया आपका कौन सा, इन वंशों में अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आया था कौन सा भाई, हर्यक वंश। सबसे पहले आया आपका कौन सा, हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था भाई, बिंबिसार। बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक थे, और ये 544 से लेकर 412 बीसी के आसपास तक ये वंश हमको देखने को मिला। उसके बाद बात करें कौन सा दिया, गुप्त मौर्य। तो मौर्य आएगा पहले, कुषाण भी बाद में आएगा, तो मौर्य वंश आएगा। मौर्य वंश आएगा। मौर्य वंश की अगर हम बात करें, तो मौर्य वंश की अगर बात करें, तो मौर्य वंश जो आपको देखने को मिलता है वो 323 बीसी के आसपास से, 323 बीसी के आसपास से देखने को मिलता है, और 184-85 के आसपास ये आपका समाप्त हो जाता है। तो ये इसका टाइम पीरियड रहेगा। इसके बाद मौर्यों के बाद कौन आए भाई, मौर्यों के बाद आए थे कौन, कुषाण वंश। मौर्यों के बाद कुषाण आए, मौर्यों के बाद कुषाण आए। कुषाण वंश की अगर बात करें आप लोग, कुषाण वंश की बात करें, तो ये तीन आपका कुषाण वंश जो रहा, ये रहा भाई कब से कब तक। तो कुषाण वंश आपको देखने को मिलेगा, कुषाण वंश जो आपको देखने को मिलेगा, ये मिला आपका कब, ये मिलेगा आपको 78 एडी के आसपास, कनिष्क के समय भाई, ठीक है, इसके समय देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद तक रहा। इसके बाद अगर बात करें गुप्त वंश की, तो ये सबसे बाद में आया, गुप्त वंश आया आपका सबसे बाद में। और गुप्त वंश का जो काल है वो 319 बीसी सॉरी एडी से प्राप्त होता है, और 550 एडी तक ये देखने को मिलता है, 550 ईस्वी तक देखने को आपको मिलता है, एडी तक देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर सबसे बाद में गुप्त वंश आएगा। तो इस हिसाब से आपका देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूर्ति कलाओं में से कौन सा मौर्य काल से संबंधित नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर मौर्य काल में कौन सी मूर्तियों का निर्माण नहीं होता था, कौन सी मूर्तियों का निर्माण नहीं होता था। यक्ष, यक्षी, पालवाहक, इनका निर्माण होता था। हाथी, ढोली में ये भी निर्माण होता था। मथुरा और खड़े बुद्ध, ये आपका कनिष्क काल की, ये कनिष्क के काल में शुरू हुआ भाई, यानी कि कुषाण वंश के समय इसका शुरुआत हुई। तो कुल मिलाकर सी ऑप्शन ही आपका इसमें सही हो जाएगा। रामपुर और सांड शीर्ष स्तंभ ये भी आपके अशोक के समय बने, तो कुल मिलाकर ये भी सही रहेगा। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ये जो आपके मथुरा में खड़े बुद्ध की जो मूर्ति बनी, मौर्योत्तर काल की पहचान है। मौर्योत्तर काल यानी कि कनिष्क के समय, कनिष्क के समय इनका निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 है, और आज का ये 5वां क्वेश्चन। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है। प्रशस्ति का अर्थ होता है, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है, ये इसमें पूछा गया। देखो भाई, जो प्रशस्ति जो होता है, ये राजा की प्रशंसा में लिखी गई कोई लेख होता है। राजा की प्रशंसा में लिखा गया कोई लेख होता है, उसी को प्रशस्ति कहा जाता है। तो राजा की स्तुति में लिखा गया कोई लेख क्या कहलाएगा, प्रशस्ति कहलाएगा। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। टीजीटी 2016 में क्वेश्चन आपका आया था, ये क्वेश्चन देखते हैं। केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है। इनमें से कौन सा वह शिलालेख है, यानी कि कौन सा वह शिलालेख है जिसमें अशोक ने क्या कहा, अशोक ने कर माफ कर दिया। किसका, रुम्मनदेई अभिलेख जो है, रुम्मनदेई जो स्तंभ लेख है या शिलालेख है, इसी में मिलता है कि अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की, और 20वें वर्ष रुम्मनदेई यानी कि लुम्बिनी की यात्रा की, और उसको कर मुक्त इसके द्वारा कर दिया गया था। कर मुक्त उसके द्वारा इसको कर दिया गया था, ठीक है। आगे बात समझे, या उसका कर माफ कर दिया था, या उसको घटा दिया गया था। कुल मिलाकर जो है अशोक ने ऐसा कहा जाता है कि इस समय जो है इस क्षेत्र का कर घटाकर बहुत कम कर दिया, 1/8 कर दिया गया था, 1/8 के आसपास कर दिया था। चलिए जी, तो इसीलिए इसको आर्थिक अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, रुम्मनदेई अभिलेख को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 97। निम्नलिखित में से कौन कौन मौर्य काल का पुरातात्विक संदर्भ नहीं है। कुल मिलाकर जो मूला जो है मौर्य काल से संबंधित नहीं है, ये इसमें हमको बताना। तो मौर्य काल से संबंधित क्या क्या चीजें नहीं है, देखो, काले उत्तर काले पोलिसदार मर्दभांड ये मौर्य काल की पहचान है। मंडप कूप ये भी मौर्य काल की पहचान है, और पक्की ईंटें भी मौर्य काल की पहचान है। लेकिन चित्रित धूसर मर्दभांड जो है, चित्रित धूसर मर्दभांड जो है, ये मौर्य काल की पहचान नहीं है, ये मौर्य काल की पहचान नहीं है। जबकि ये किस काल की पहचान है, चित्रित धूसर मर्दभांड जो है आपके उत्तर वैदिक काल, ये मैंने आपको पढ़ाया था पीछे, उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। तो ये आपका उत्तर वैदिक काल से संबंधित है भाई, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से संबंधित है आपका क्या, चित्रित धूसर मर्दभांड। चित्रित धूसर मर्दभांड जो है ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य मौर्य काल के इतिहास के ज्ञान का साक्ष्य नहीं है। यानी कुल मिलाकर वह कौन सा लेख है या कौन से प्रमाण है जिनसे मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त
नहीं होती। मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। देखो भाई, अशोक के लेखों से मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलेगी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलेगी और यूनानी लेखकों से भी प्राप्त होती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि चित्रित धूसर मर्दभांड जो है ये वैदिक काल से संबंधित हैं। ये वैदिक काल से संबंधित है, तो इनमें वैदिक काल की जानकारी हमको प्राप्त होती है। वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे ही मौर्य काल के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि वैदिक काल जो है वो मौर्य काल के बहुत पहले आ चुका था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया? बताओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ब्राह्मी लिपि को किसके द्वारा पढ़ा गया? तो ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया, लेकिन कब पढ़ा गया? 1837 में। 1837 में इसके द्वारा पहली बार इसको पढ़ा गया। खोज किसने की? खोज किसने की? अशोक के शिलालेखों की खोज किसके द्वारा की गई? अगर आपसे पूछा जाए तो अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में 1750 ईस्वी में टी पैंथकर के द्वारा टी पैंथकर के द्वारा टी फैंथकर फैंथकर के द्वारा अशोक के शिलालेखों की खोज की गई थी। भाई, अशोक के शिलालेखों की खोज की गई, और सबसे पहले जो खोजा गया था वो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख खोजा गया। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख इसको कहा जाता है। मेरठ से प्राप्त हुआ था, वर्तमान में दिल्ली में है। फिरोज शाह स्तंभ ने फिरोज शाह तुगलक ने इसको वहां पर स्थापित करवाया था। तो कुल मिलाकर आपका दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख सबसे पहले खोजा था किसने? टी पैंथकर के द्वारा खोजा गया था। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, 99 था, ये 96 कैसे आ गया? दोबारा से आ गया वही क्वेश्चन, ये दोबारा से आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो सही आंसर था भाई रुमंदेही था। ठीक है, रुमंदेही था। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, 101 के बारे में बात करेंगे भाई। ठीक है, चलिए जी। किस प्राचीन भारतीय राजवंश में पहली बार शूद्रों को राज्य के स्वामित्व वाली भूमि में किसानों के रूप में बसने में सहायता प्रदान की गई? यानी कि कुल मिलाकर कौन सा वह राजवंश था जिसने पहली बार शूद्रों को भी कृषि करने का अधिकार प्रदान किया? कुल मिलाकर ये इसमें पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में क्वेश्चन आया, और वहां पर 5 ऑप्शन आते हैं भाई, ए बी सी डी और ई। तो ये कार्य किया गया था सबसे पहले भाई किसके द्वारा? मौर्य वंश के शासकों के द्वारा। मौर्य वंश के शासकों के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, घनानंद को पराजित करके। और आपका ब्राह्मण साहित्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहता है। क्या कहता है भाई? शूद्र कहता है। इसके अलावा विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस जो है आपका, वो भी इनको निम्न कुल का बताता है, निम्न कोटि का या निम्न कुल का बताता है। तो कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना और 4 वर्णों के व्यवस्था को निर्धारित किया। और इसी राजवंश में पहली बार शूद्रों को राज्य द्वारा राज्य का स्वामित्व वाली भूमि में किसानों के रूप में बसने में या सहायता करने में अधिकार प्रदान किए गए थे। और उन लोगों को कृषि के अतिरिक्त पशुपालन और वाणिज्य से भी अपनी आजीविका चलाने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो कुल मिलाकर मौर्य वंश में पहली बार शूद्रों को कृषि करने, पशुपालन करने और अन्य कार्य करने के भी उनको अधिकार दिए गए थे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंडिका के लेखक कौन है? ये तो भाई मैंने जो ना आंसर इसका लगा ही दिया, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा, मेगास्थनीज इसके सही आंसर होगा। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था आपका मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसका आंसर बताओ। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए। किनके द्वारा? ग्रीक राजाओं के द्वारा 3 दूत भेजे गए थे। उनमें से उनके नाम थे क्या? मेगास्थनीज और डायमेकस। एक तो मेगास्थनीज थे, दूसरे डायमेकस थे, तीसरे कौन से थे बताओ भाई? देखो, सेल्यूकस तो थे नहीं। सेल्यूकस निकेटर तो एक खुद शासक हुआ करते थे। सेल्यूकस निकेटर जो थे ये तो एक शासक थे भाई। ठीक है, इसके अलावा टोलमी सेकंड भी आपके मिस्र के राजा थे, है जी। और पेट्रोकिलस जो थे ये भी एक राजा थे। पेट्रोकिलस भी एक राजा थे। इसके अलावा आया था कौन भाई? डायोनीसियस। डायोनीसियस भी आपके इसके दरबार में आए थे। किसके? आपके डायनोसियस भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे भाई। ठीक है, चलिए जी, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया? अशोक ने बसाया था भाई। कश्मीर में श्रीनगर जो बसाया वो अशोक के द्वारा बसाया गया था।
कश्मीर में अशोक के द्वारा श्रीनगर शहर की स्थापना की गई थी। श्रीनगर शहर की जो स्थापना की गई वो अशोक के द्वारा की गई थी भाई, ठीक है, अशोक के द्वारा की गई थी, ठीक है जी। इसके अलावा नेपाल में भी इन्होंने एक शहर की स्थापना की जिसे पाटन नाम दिया, ललित पाटन, ललित पाटन के नाम से, ठीक है, ललित पाटन। कभी एग्जाम में आ जाए तो याद रखना, ललित पाटन जो आपका शहर है नेपाल में, ये भी आपका किसके, अशोक के द्वारा बसाया गया था। इसका भी, इसकी भी स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी, ठीक है जी। इसकी भी स्थापना अशोक के द्वारा ही की गई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, लोहार वंश के शासक हर्ष जो है, लोहार वंश के शासक हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। किसको, हर्ष को। जो ये हर्ष दिया गया ना आपका, जो ये हर्ष दिया गया है, ये कश्मीर का शासक था भाई। कहाँ का, कश्मीर का शासक। ये कश्मीर का शासक था। और इसको, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया भाई क्या, नीरो कहा गया, इसको नीरो कहा गया है जी। कश्मीर का नीरो इसको कहा गया है। नीरो एक यूरोप का शासक था, ठीक है, तो उसी के नाम पर इसको शासक कहा गया। और कौन से वंश का था, लाहौर, लोहार वंश का। लोहार वंश जो आपका कश्मीर में था, उस वंश से संबंधित था हर्ष। इसी के दरबार में रहा करता था कौन भाई, राजतरंगिणी का लेखक कल्हण, इसी के दरबार में निवास करता था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें या चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, तो ये था कौन भाई, ये गुप्त, एक मिनट, एक मिनट, चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। वास्तविक बिंदुसार की बात करें तो ये अशोक का पिता था, ये अशोक का पिता था। सही आंसर हो जाएगा भाई बी, अशोक। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासक या भार दिया गया वह कौन सा था, बताओ भाई कौन सा वो क्षेत्र था जो अशोक को प्रदान किया गया, यानी कि अशोक को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया था। कुल मिलाकर ये आपसे पूछने का प्रयास इसमें किया जा रहा है कि अशोक को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया था। देखिए भाई, अशोक के पास एक तो उज्जैनी का क्षेत्र था, अशोक के पास एक तो उज्जैनी का क्षेत्र था, उज्जैनी का क्षेत्र था, ये उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था। तक्षशिला की बात करें तो यहाँ पर आपका सुसीम, जो बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था सुसीम, वो यहाँ का राज्यपाल था। इसके अलावा काठियावाड़ का क्षेत्र जो है आपका गुजरात में पड़ता है, काठियावाड़, गुजरात, तो यहाँ का भी आपका क्षेत्र किसको, अशोक को दिया गया। तो आपका इसमें आ जाएगा भाई कौन सा, एक मिनट, ऑप्शन में दिया नहीं गया वैसे ही है जी, अशोक को। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई, थोड़ा सा गलती होगी। देखो, इसमें जो आपका तक्षशिला का जो क्षेत्र था, तक्षशिला का जो क्षेत्र था, ये आपका किसको, सुसीम को दिया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, मैं पूरा इसको बता देता हूँ आपको, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बाद में तक्षशिला में, तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ, एक विद्रोह हुआ। और विद्रोह किसके द्वारा किया गया, एक विद्रोह किया गया, और विद्रोह करने वाले व्यक्ति का नाम था कीचक, कीचक उस व्यक्ति का नाम था। इस विद्रोह को दबाने में सुसीम असफल रहा, सुसीम असफल रहा, जिस कारण बाद में अशोक को भेजा गया, बाद में यहाँ पर किसको, अशोक को भेजा गया, और अशोक ने यहाँ पर नियंत्रण स्थापित किया। तो कुल मिलाकर आपका बाद में तक्षशिला और उज्जैनी दोनों क्षेत्रों का जो राज्यपाल रहे वे आपके कौन रहे, अशोक रहे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी कौन सा है। अगला क्वेश्चन देख लो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 106, अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है। अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है, पुस्तक है, उसकी विषय वस्तु क्या है, यानी कि किस चीज से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका कई बार आया है, आपका टीजीटी में, पीजीटी में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का जो पीजीटी हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन 2020 में देखने को मिला। देखिए भाई, अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति से संबंधित पुस्तक है, ना तो धार्मिक है, ना सामाजिक है, और ना ही आर्थिक ग्रंथ है। वो है आपका राज्य व शासन नीति ग्रंथ, कुल मिलाकर राजनीति से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है या प्रशासन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है भाई वो है आपका, मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया। आप सभी को पता है कि मौर्य वंश का अंत किया था किसने, पुष्य मित्र शुंग के द्वारा, पुष्य मित्र शुंग के द्वारा, पुष्य मित्र शुंग के द्वारा इस वंश का अंत किया गया। और पुष्य मित्र शुंग ने ही बाद में शुंग वंश की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की किसके द्वारा भाई, पुष्य मित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। तो कुल मिलाकर आपसे कहा जा सकता है कि इसके बाद में कौन बसा भाई, तो शुंग वंश आया। और इसने हत्या किसकी की थी, बृहद्रथ की, बृहद्रथ की हत्या करके, बृहद्रथ, बृहद्रथ की हत्या करके इसने एक वंश की स्थापना की जिसे शुंग वंश कहा गया, शुंग वंश कहा गया। तो सही आंसर होगा आपका डी, शुंग वंश। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्न में से कौन मौर्य शासक आजीवक मत का समर्थक था, आजीवक संप्रदाय का समर्थक कौन था, ये आपको इसमें बताना। देखो भाई, आजीवक संप्रदाय का मत जो समर्थक था, एक तो थे आपके कौन, बिंदुसार, बिंदुसार के द्वारा आजीवक संप्रदाय को अपनाया गया था,
ये सबसे प्रमुख शासक थे। इसके अलावा और कौन सा शासक ऐसा था जिसके द्वारा आजीवक संप्रदाय को अपनाया गया, तो वे थे आपके दशरथ। दशरथ जो थे ये भी आजीवक संप्रदाय को मानते थे, आजीवक संप्रदाय को मानते थे। दशरथ जो था, ये दशरथ जो था ये कुणाल का पुत्र था भाई, कुणाल। कुणाल जो थे ये इनका पुत्र था। बात करें कुणाल की, तो कुणाल जो है ये अशोक के पुत्र माने गए हैं। कुणाल की बात करें तो ये अशोक के पुत्र माने गए। तो कुल मिलाकर दशरथ के द्वारा आजीवक संप्रदाय को माना गया, क्योंकि इन्होंने आजीवक संप्रदाय के लिए ही, आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए नागार्जुन पहाड़ियों को कटवाकर, नागार्जुन पहाड़ियों को कटवाकर अनेक गुफाओं का निर्माण करवाया, और ये गुफाएं उनको दान में दी थी। किसने? आपके दशरथ के द्वारा भाई थी, दशरथ के द्वारा दी गई थी। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 109। मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था। तो मौर्य वंश का सबसे पहला जो सम्राट बना वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य बने। उसके बाद बिंदुसार आए, बिंदुसार के बाद अशोक आए, और आपके बाद में कह सकते हैं आपके कौन, कुणाल आए, कुणाल के बाद में दशरथ आए। ठीक है, इस तरह से। चलिए जी अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई कौन सा, अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है। ये पिछली क्लास में भी क्वेश्चन आया था आपका कि अर्थशास्त्र जो है कितने अधिकरणों में विभक्त है। तो मैंने आपको बताया था कि अधिकरण कितने हैं इसमें, 15। अधिकरण कितने हैं, 15। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रकरण की, तो प्रकरण कितने हैं, प्रकरण कितने हैं, प्रकरण कितने हैं, तो प्रकरण बताए थे भाई मैंने आप लोगों को 180, 180 कभी एग्जाम में पूछ ले, और 6000 इसमें श्लोक थे आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है, यानी कि मौर्य काल से संबंधित कौन सा आपका स्रोत है। एक तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, बिल्कुल सही। अशोक के शिलालेख है, बात सही। बौद्ध और जैन ग्रंथ भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके मौर्य काल से संबंधित है। तो मौर्य काल की जानकारी के बहुत सारे स्रोत हैं, अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख, बौद्ध धर्म के जैन ग्रंथ, बौद्ध धर्म और जैन ग्रंथ के बहुत सारे ग्रंथ हैं। इसके अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इंडिका नामक पुस्तिका है मैगस्थनीज की। तो इन सभी में क्या है कि मौर्य काल की जानकारी हमको प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है। बताओ भाई, चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय किस ग्रंथ के द्वारा माना गया है। कौन सा वो ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। कौन सा वो ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। बता दो फटाफट, इसका सही आंसर क्या होगा, क्या इसका सही आंसर होगा भाई, ये आप लोगों को इसमें बताना है। तो फटाफट बता दो। चलिए फटाफट बताइएगा भाई, कौन सा इसका सही आंसर होगा। विष्णु पुराण में कहा गया है, मुद्रा राक्षस में कहा गया है जी, या फिर अर्थशास्त्र में कहा गया, या फिर एक आपका ग्रंथ है आपका दिव्यवदान, दिव्यवदान। तो कौन से में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है, ये आपको इसमें बताना है। क्षत्रिय कौन से ग्रंथ में बताया गया। देखो भाई, एक आपका ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ, जिसको कहा जाता है दिव्यवदान। दिव्यवदान जो है ये बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। और इसमें, और इसी में, और इसी में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। क्या बताया गया, क्षत्रिय इसमें कहा गया है। दिव्यवदान में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया। इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा अगर बात करें तो दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय कभी एग्जाम में आ जाए तो याद रखना, दीर्घ निकाय ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा अगर आपसे और पूछे, महावंश, एक ग्रंथ है आपका महावंश, बौद्ध धर्म से संबंधित है महावंश। इसमें भी आपका चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य को इसमें भी क्षत्रिय बताया गया है। और एक है भाई आपका महापरिनिब्बा, महापरिनिब्बान सूत्र, महापरिनिब्बान सूत्र, महापरिनिब्बा, आधा बै और पूरा बै, महापरिनिब्बान सूत्र, निब्बान सूत्र, ये भी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इन सभी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया क्या भाई, क्षत्रिय बताया गया है। सभी ग्रंथों में क्षत्रिय बताया गया है। ठीक है। जबकि बात करें विशाखदत्त की, विशाखदत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया, इसमें आपका वर्सल कुल यानी कि एक निम्न कुल का बताया गया है, निम्न कुल का इसमें बताया गया। तो डी आंसर आपका इसमें सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 है भाई, क्वेश्चन नंबर 13, 113, और आज का 23वां क्वेश्चन रहेगा। ये निम्नलिखित में से किसे मिस्र के शासक, मिस्र के टोलमी फिलाडेल्फस ने मौर्य काल में भारत में राजदूत के रूप में भेजा था। किसको भेजा था भाई, तो इसमें भेजा गया था भाई आपको, किसे, इसमें भेजा गया था आपको डायोनीसस,
डायोनीसस ये मिस्र का राजदूत था। मिस्र के राजा टोलमी सेकंड के द्वारा इसको भेजा गया था बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार के दरबार में बाद में ये फिर आपका अशोक के दरबार में भी आया था। अशोक के दरबार में भी ये आया था भाई। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में से कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? तो मौर्य साम्राज्य ही था। मौर्य साम्राज्य जो है बंगाल की खाड़ी से लेकर और आपका अरब सागर तक, यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि समुद्र से समुद्र तक फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित निम्नलिखित पश्चिमी लेखकों को जिनकी कृतियां प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं, उनके सही कालक्रमानुसार जो है उनको आपका सजाना है। देखिए भाई सजाओ भाई इसको। देखिए सबसे पहले आपकी अगर बात करें निर्याकस की, निर्याकस निर्याकस की, ये बिल्कुल आपका सबसे पहले आया। निर्याकस के बाद अगर बात करोगे, निर्याकस के बाद अगर बात करोगे तो कौन आया भाई? स्ट्रैबो आया। स्ट्रैबो आया। स्ट्रैबो के बाद कौन आया? पिलनी आया। और बाद में आपका टोलेमी आया था। तो कुल मिलाकर बी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इंडिका पुस्तक के अनुसार इस तरह से इनका क्रम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 116। कौन सा जैन साहित्य मौर्य युग की जानकारी नहीं देता? बताओ भाई कौन सा जैन साहित्य ऐसा है जो मौर्य काल के बारे में जानकारी नहीं देता? मौर्य काल के बारे में जानकारी नहीं देता है जी, बताओ फटाफट। देखो भाई कथाकोश जो है इसमें भी जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। परिशिष्ट पर्वन जो है इसमें भी आपकी जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। और बृहत कथाकोश में भी जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा बात है कल्पसूत्र की, तो कल्पसूत्र में भी जैन धर्म के बारे में, सॉरी मौर्य काल के बारे में, ठीक है, मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर सभी के सभी ऐसे ग्रंथ हैं, सभी के सभी ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो कोई सा भी ऑप्शन इसमें गलत नहीं है। तो ई आप इसमें बना सकते हो भाई, उपरोक्त कोई नहीं, उपरोक्त कोई नहीं, उपरोक्त कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका गलत दिया हुआ था। उपरोक्त कोई नहीं इसमें आ जाएगा। उपरोक्त कोई नहीं यानी कि कुल मिलाकर सभी ग्रंथों से जानकारी मिलती है। कोई सा भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें मौर्य काल के बारे में जानकारी ना दी गई हो। अगला क्वेश्चन देखो। मौर्य की अवधि में पूर्वी तटीय प्रमुख पोर्ट रहा। मौर्य काल में सबसे प्रमुख पोर्ट का मतलब है बंदरगाह। कौन सा प्रमुख बंदरगाह था? देखिए भाई मौर्य काल में जो बंदरगाह था सबसे प्रमुख, वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह माना गया है। कौन सा? ये पूर्वी भारत में था। पूर्वी भारत मतलब कि बंगाल के आसपास है। बंगाल के आसपास पूर्वी भारत में था भाई। कौन सा? ताम्रलिप्ति। एक मिनट, पूर्वी पूर्वी भारत की, पूर्वी भारत का मतलब है उड़ीसा के आसपास या बंगाल के आसपास ये क्षेत्र हुआ करता था। तो ताम्रलिप्ति ये सबसे प्रमुख बंदरगाह था उस समय का, सबसे प्रमुख बंदरगाह था। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? आप सभी को पता है, चाणक्य या चंद्रगुप्त मौर्य का ये कौटिल्य आपका क्या था? मंत्री हुआ करता था, प्रधानमंत्री हुआ करता था या सलाहकार हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन को तो आप जो है बहुत आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात करूं मैं कौटिल्य की, तो कौटिल्य जो है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक भी रहे थे। किसमें भाई? आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय में। इस बात की जानकारी अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 और आज का 29वां क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इनमें से कौन सी साहित्यिक कृति विस्तार पूर्वक वर्णित करती है कि नंदों को चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलाकर खदेड़ दिया? बताओ भाई, चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलाकर नंदों को खदेड़ दिया या उनका अंत कर दिया, इस बात की जानकारी किस पुस्तक से हमको प्राप्त होती है? विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है उसमें इस बात की जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस जो नामक पुस्तक है उस पुस्तक में इस बात की जानकारी मिलती है। ठीक है जी, चलिए तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है भाई, इसको देख लेते हैं कौन सा है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, वह कौन सा मौर्य राजा जिसने अपने राजमुकुट को त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 बीसी में, चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 बीसी में, 298 बीसी में, 298 बीसी में भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु भद्रबाहु के साथ, भद्रबाहु के साथ चले गए थे। कहां पर? श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला में चले गए भाई ये, श्रवण बेलगोला में चले गए और वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए, वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन किसको सौंप कर गए थे अपना क्षेत्र? बिंदुसार को। बिंदुसार को, अपने पुत्र को अपना क्षेत्र सौंप कर ये चले गए। राज्य त्याग कर, राजमुकुट त्याग कर जैन धर्म स्वीकार कर लिया। और जैन धर्म के जो आचार्य हुआ करते थे उस समय के, श्रवण सॉरी भद्रबाहु, भद्रबाहु के अनुयायी थे। भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए और वहीं पर संथारा या संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। कहां पर भाई? चंद्रगिरी पर्वत पर, चंद्रगिरी पर्वत पर चले गए थे और वहीं पर अपने इन्होंने प्राण त्याग दिए थे। किससे? संलेखना पद्धति से।
तो ये थे भाई आज के आपके 30 क्वेश्चन। कैसी लगी आज की क्लास आप लोगों को, इसके बारे में जरूर बताएं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता दिया करो भाई। और यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं। आगे क्या, यहीं पर करते हैं आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।